विल बी स्टार्टिंग रिस्क एंड रिटर्न, ठीक है। आपको स्लाइड विजिबल होगी मेरे पास से ना? जी सर। तो अच्छा, ये क्या है, चलें बिफोर वी स्टार्ट थोड़ा सा ये इसकी वजह क्या है, इसकी रिस्क क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो बेसिकली किसी भी एवेल्यूएशन के, किसी भी आप समझ लें इन्वेस्टमेंट एवेल्यूएशन के दो क्राइटेरिया होते हैं। एक तो ये कि वो रिटर्न किसी बेंचमार्क से ज़्यादा हो, और दूसरा ये कि वो उसमें रिस्क कम से कम हो, सही है ना। और हमने ये भी देखा था कि हायर रिस्क हायर रिटर्न, लोअर रिस्क लोअर रिटर्न। तो बेसिकली हम कोई सिर्फ रिटर्न की बेस पे कोई डिसीजन नहीं ले सकते, सही है ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि दो सिक्योरिटीज़ हैं, एक का रिटर्न 10% आ रहा है, एक का रिटर्न जो है वो 12% आ रहा है, तो आप कौन सा सेलेक्ट करेंगे? सर ये रिस्क पे डिपेंड होगा ये। हाँ, ठीक है। यानी ये जो मैंने आपसे अभी बात की, इस बेसिस पे आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते, बिकॉज आपको ये नहीं मालूम कि उस 10% या उस 12% के लिए वो रिस्क कितना ले रहा है, ठीक है ना। हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि दोनों का रिस्क, अगर लेट सपोज क्वान्टिफाई करूँ कि दोनों का रिस्क 10% है और एक में 10 आ रहा है रिटर्न और एक में 12 आ रहा है, तब आप डिसीजन ले लेंगे, बिकॉज विद एवरी सेम यूनिट ऑफ रिस्क आप जो है वो 12% वाला पे इसमें जाएंगे, सही है ना। तो इसका मतलब ये है कि जितना आपको एनालिसिस के लिए रिटर्न इंपॉर्टेंट है, उतना ही रिस्क भी इंपॉर्टेंट होगा, क्लियर है यहाँ पे। सो हमने जैसे बॉन्ड वैल्यूएशन किया था, तो उसके अंदर रिस्क इनहेरेंटली डिस्कस हुआ था, जैसे क्रेडिट रिस्क हो गया और दूसरे रिस्क हो गए। लेकिन ये है कि इस जो है हम जो है फिर ख़ास तौर पे रिस्क की जो इफेक्ट है वो स्टॉक वैल्यूएशन में बड़ा डिफरेंट डायनामिक्स में आ जाता है, सही है। सो हम आज जो वो जो रिस्क जो है इन टर्म्स ऑफ इक्विटी वैल्यूएशन हम डिस्कस करेंगे, और व्हाट इज़ रिस्क, हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये सब चीज़ें। तो रिस्क जो है वो अच्छा further on we will be also be classifying risk in form of two form, which is one is standalone risk and the other one is portfolio risk, ठीक है। ये भी हम डिस्कस करेंगे। पोर्टफोलियो आपको आइडिया क्या होता है, कोई बताएगा पोर्टफोलियो? Sir, I can give it a try, sir. I हाँ mean, जी। I'm not sure. जी जी सर, सो आई मीन आई वाज स्टडिंग बिफोर, तो मुझे ये पता चला कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ रिस्क. सो एक तो स्टैंड अलोन रिस्क, एज वी हैव ऑलरेडी टोल्ड, एंड द पोर्टफोलियो रिस्क. सो व्हेन यू बेसिकली कंबाइंड द एसेट्स, और आप जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, व्हेन योर इन्वेस्टमेंट गोज इनटू डाइवर्सिफिकेशन, मे बी इट्स कॉल्ड अ पोर्टफोलियो रिस्क. सही है। पोर्टफोलियो जो है वो दो या दो से ज़्यादा एसेट्स को अगर ज्वाइन करते हैं और उसका पे ऑफ ज्वाइन करते हैं तो उसको पोर्टफोलियो कहते हैं। सो रिस्क इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इन पोर्टफोलियो वो एक डिफरेंट एंगल होता है, और विदाउट द पोर्टफोलियो स्टैंड अलोन रिस्क एक डिफरेंट होता है। तो वो एक्चुअली पोर्टफोलियो थ्योरी जो है एक पूरा एक वो है बेसिकली ब्रांच है फाइनेंस की, जिस पोर्टफोलियो थ्योरीज। तो वो पोर्टफोलियो थ्योरी इंटायरली जो है ना वो ये देख रही होती है कि डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क कैसे कम हो रहा होता है। सो इसलिए हम वो थोड़ा सा टच करेंगे पोर्टफोलियो रिस्क का भी, ताकि यू विल बी हैव एन आइडिया कि भाई व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन और कैसे उससे कम होता है पोर्टफोलियो रिस्क और विज़-अ-वी स्टैंड अलोन। बहरहाल तो रिटर्न्स, रिस्क से पहले रिटर्न्स है। रिटर्न्स सिंपल सी बात है, ये तो आपको मालूम है कि इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट रिटर्न तो अमाउंट रिसीव अमाउंट इन्वेस्ट डिवाइड बाय अमाउंट इन्वेस्टमेंट, इसको ये भी कर सकते हैं P1 माइनस P0 अपॉन P0। सो और रिस्क क्या होते हैं, रिस्क जो है अच्छा रिस्क को कैसे डिफाइन करेंगे, एनीबॉडी? Sir, Nafe. जी हाफिज। Sir, risk could be anything which could lead to a reduction in the value of what we invested. अच्छा चलें, मैं कहता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनसर्टेनिटी एंड रिस्क। चलें। सर रिस्क में प्रोबेबिलिटी भी होती है, और मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस होती है, और उसकी सिवियरनेस भी होती है कि उससे कितना आपको इफेक्ट पड़ेगा। और कोई ऐड करेगा?
उज़ैर की बात को कोई ऐड करेगा इसमें? अनसर्टेनिटी और रिस्क में क्या फ़र्क है? अच्छा, रिस्क जैसे इन्होंने पहले बताया कि कुछ चांसेस कि भाई आपको वो कैश फ्लो ना मिले, वो रिस्क है। और अनसर्टेनिटी भी एक यही चीज़ है कि यही नाफे ने आप यही बता रहे थे ना, रिस्क ऑफ लॉस, यानी ऐसे ही था ना कि लॉस हो जाए आपके कैश फ्लो जी में। सर, जी जी जी। तो वो रिस्क है, और अनसर्टेनिटी भी लॉस की तरफ जाती है बेसिकली, ठीक है ना? सो सर बट आई थिंक हाँ मेन डिफरेंस यही है कि रिस्क में आपको प्रोबेबिलिटी पता होती है ऑफ दैट हैपनिंग, अनसर्टेनिटी में नहीं पता होती कि क्या चांसेस हैं उसके। हाँ, ये बात सही है। रिस्क जो है, रिस्क के अंदर कुछ चीज़ें सर्टेन होती हैं, ठीक है ना, जबकि अनसर्टेनिटी में कोई भी चीज़ सर्टेन नहीं होती। बात समझ में आई? रिस्क में भी कुछ चीज़ें सर्टेन होती हैं। फॉर एग्जांपल, रिस्क का मतलब ये होता है कि मैं एक पॉइंट कहता हूँ कि अगर मैं कहूँ कि आप इस रास्ते से जाएं, ये ज़्यादा रिस्की है, या दूसरे रास्ते से जाएं, ये ज़्यादा रिस्की है, तो बंदा अगर चॉइस करने के काबिल हो जाए कि हाँ ए ज़्यादा रिस्की है या बी ज़्यादा रिस्की है, तो वो रिस्क कहलाएगा, क्योंकि उस अनसर्टेनिटी के अंदर कुछ सर्टेनिटी है, वो एक चीज़ सर्टेन वो मालूम है कि ए बी से ज़्यादा रिस्की है। आप पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इट इज़ नॉट 100% अनसर्टेन। रिस्क जो है दैट हैज़ सम एलिमेंट ऑफ सर्टेनिटी। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये कहें कि इकोनॉमी के जो एक साल बाद जो है वो इकोनॉमी जीडीपी क्या होगी, तो इसके अंदर जो भी आप फिगर लेंगे उसमें रिस्क होगा। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि मुझे एक हंच है कि भाई ये जो मैंने 2-3 फिगर्स अगर आप लाए, फॉर एग्जांपल एक मैं कहता हूँ 5% है, एक में 3% है, एक में 7% है, तो मैं कहता हूँ कि यार 5% जो है ना दैट इज मोर प्रोबेबल एज कम्पेयर टू 7%. So when you can able to choose between the options, then it is not 100% uncertain, ठीक है ना? तो रिस्क जो है वो दैट इज में प्रोबेबिलिटीज आपको ऑलमोस्ट नहीं, आपको आपके जहन में होती है प्रोबेबिलिटीज, यू हैव अ सर्टेनिटी टू अ सर्टेन डिग्री कि आपकी जो है ना कम से कम यू वुड हैव अ, आपके जहन में कुछ एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटीज मौजूद होती हैं, जबकि अनसर्टेनिटी इज प्योर अनसर्टेनिटी, ठीक है ना? ये बात समझ में आई? जी Yes, sir, समझ आ गई sir. This means you are telling that uncertainty sir. is. हाँ जी नवेद, हाँ क्या कह रहे हैं? Yes, sir, I was saying sir, this means you are telling that a risk के अंदर there is a chance and uncertainty is a kind of a confirmed thing that we really don't know. अच्छा, दूसरी चीज़ जो है वो नाफे ने जो सबसे पहले कही कि रिस्क जो है दैट इज़ बेसिकली अ चांस ऑफ अ लॉस, चांस ऑफ, इट्स काइंड ऑफ अ बैड थिंग, यानी बुरी बुरी उसमें आता है, ये बात की थी नाफे ने। तो ये भी इंटायरली ट्रू नहीं है, क्योंकि रिस्क जो है समटाइम्स कुड एंड अप इन प्रॉफिट, समटाइम कुड एंड अप इन लॉस। रिस्क इज अनसर्टन रादर देन, लेकिन एक मैं पॉइंट कहता हूँ, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि हालात ख़राब हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि कराची के हालात ख़राब हैं यार, आप घर से बाहर ना निकलो, ठीक है, मैं आपसे ये कहूं, और मैं चलो मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं समझ लें पुरानी बात कर रहा हूं जब वाकई में हालात ख़राब थे, ठीक है ना? तो लोग जो हैं अपने बच्चों को और अपने प्यारों को कहते थे कि भाई आप जो है ना कम से कम घर से बाहर निकलें और दुआ पढ़ के जाएं, कुछ भरोसा नहीं है आप वापस आएँ या ना आएँ। तो अगर मैं ये कहूँ आप लोगों से उस ज़माने के लिहाज से कि हालात ख़राब हैं, आप घर से बाहर ना निकलो, तो क्या आप घर से बाहर निकलना आपके लिए रिस्की है? सर रिस्की तो है खैर। रिस्की है। अच्छा, और अगर मैं ये कहूँ कि दूसरी सिचुएशन कहूँ कि एक आम सिचुएशन जहाँ पे हालात ख़राब नहीं है, मतलब नॉर्मल से हालात है और फिर मैं घर से बाहर निकल रहे हैं, सो वो ज़्यादा रिस्की है, या हालात ख़राब हैं तब घर से बाहर निकले वो ज़्यादा रिस्की है? Definitely सर, जो हालात खराब है वो ज़्यादा रिस्की है। सही है। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि हालात वाकई में ख़राब हैं, बहुत हद तक ख़राब हैं, और इतने ख़राब हैं कि आपके घर के बाहर फायरिंग भी हो चुकी है,
और जो है आप एक तरह से मोर्चा जन हुए हैं, लेट्स सपोज में लेट्स क्रिएट अ सिचुएशन। अब उस वक्त घर से बाहर निकलना रिस्की है या नहीं है? ज़्यादा रिस्की उससे कंपेयर से, जब हम ये कहते हैं कि हालात ख़राब है, लोग कह रहे हैं कि नहीं निकलो बाहर, जी उससे ज़्यादा रिस्की है? ज़्यादा रिस्क। अच्छा, मुझे अब सवाल का जवाब दें कि अगर आपको फॉर श्योर मालूम हो कि अगर बाहर जाऊंगा तो मैं मारा जाऊंगा, तो इसमें रिस्क कम है या ज़्यादा है? उससे भी ज़्यादा है दूसरी कंडीशन से। रिस्क नहीं है सर इसमें। नहीं है, रिस्क नहीं है, रिस्क नहीं है भाई, risk सही है, ये बात समझ में आई। इफ यू आर श्योर तो देयर इज नो रिस्क, देयर इज नो अनसर्टेनिटी। यू आर सर्टेन कि मैं बाहर जाके मारा जाऊंगा, हालात वाकई में बहुत खराब है, तो इसमें तो रिस्क नहीं हुआ ना। रिस्क तो होता ही उस वक्त है कि व्हेन यू आर अनसर्टेन। ओके, ठीक है सर, आई गॉट इट, थैंक यू। बात समझ में आई। हाँ, तो रिस्क जो है, क्योंकि यू आर सर्टेन इन सर्टेन थिंग, तो आप वैसे ही बाहर नहीं निकलेंगे बिकॉज यू नो, तो उसमें कोई रिस्क हुआ ही नहीं। अगर आप फिर भी निकलेंगे तो वो बेवकूफ़ी करेंगे, ठीक है ना, बिकॉज रैशनल एक्शन के हिसाब से देयर इज नो रिस्क बिकॉज यू नो इट इज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आग जल रही है और मैं कहूँ आग में हाथ डालो, तो इसमें हाथ डालने में कोई रिस्क है? कोई रिस्क नहीं है, बिकॉज यू नो व्हाट वुड बी द आउटकम, ठीक है ना। ये और बात है, आप डालें या ना डालें वो अलग बात है, लेकिन एक्चुअली उस इवेंट के अंदर कोई रिस्क नहीं है। रिस्क तो उस वक्त जन्म लेता है कि जहाँ पे अनसर्टेनिटी हो, राइट, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह से रिस्क का आउटकम कभी अच्छा भी हो जाता है, क्योंकि रिस्क का एक नेगेटिव कोनिटेशन भी नहीं हो सकता पॉजिटिव हो जाए। यानी मैं अगर इसको उल्टा कह दूं कि अगर हालात अच्छे हैं, बहुत अच्छे हालात हैं, ये यानी कि आप जो हैं, अगर आज आपने ये काम किया तो आपको इतना, यानी कि आपने इतना, यानी ये प्रोडक्टिविटी की तो आपको 100% श्योरिटी है कि इसमें ये मिल जाए आपको, तो वो भी रिस्क ही नहीं है। सो रिस्क जो है ये उसी वक्त होता है व्हेन यू हैव अनसर्टेनिटी, और जब अनसर्टेनिटी होती है तो यू कैन नॉट से कि वो अच्छा है या बुरा है। मैं पॉइंट ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। रिस्क आता है अनसर्टेनिटी से, और अनसर्टेनिटी में आपको ये नहीं मालूम होता कि कोई चीज़ अच्छी है या बुरी है, तो हम ये नहीं कह सकते कि रिस्क जो है वो बुरी चीज़ है। ये बात समझ में आ रही है सर? लेकिन हाँ, एक कैलकुलेटेड रिस्क की भी तो टर्मिनोलॉजी होती है, उसमें हाँ। ये होता है कि जहाँ पे कम रिस्क होता है उस आप वो ऑप्शन अडॉप्ट कर लेते हैं। हाँ, और लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो रिस्क टेकर्स होते हैं। अगर रिस्क ज़्यादा होना बुरी चीज़ होती तो कोई बंदा हाई रिस्क पे जाता ही नहीं। जैसे हमने एग्जांपल की थी ना बॉन्ड के केस के अंदर, हमने ये देखा था कि जो मैच्योरिटी डेट को जब हमने बढ़ाया था तो हमने देखा था कि जो प्राइस है उसमें रेंज बढ़ गई थी। तो हमने कहा था क्योंकि इसमें रेंज ज़्यादा है तो ज़्यादा रिस्की है। तो रेंज जब बढ़ जाती है तो उसमें डाउन साइड की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है, अपसाइड की पोटेंशियल भी बढ़ जाता है। तो ज़्यादा रेंज बढ़ने से हमने ज़्यादा रिस्क को उसमें उसको ज्वाइन किया था, लेकिन जब ज़्यादा रेंज बढ़ जाती है तो हो सकता है आपको उसका फ़ायदा भी हो जाए। तो इसमें एंटायरली जो है एक नेगेटिव चीज़ वो भी नहीं हो सकती। ये बात समझ में आ रही है? जी सर, बिल्कुल। ठीक है ना, क्लियर है? तो अच्छा, तो हाउ वुड यू देन ट्राई टू फॉर्मलाइज द फीलिंग ऑफ रिस्क? बेसिकली रिस्क की जो फीलिंग है, अगर हम उसको फॉर्मली बताने की कोशिश करें तो रिस्क जो है दो फीलिंग का मजमूआ है। वन इज डेंजर एंड अदर वन इज अपॉर्चुनिटी। यानी अ फीलिंग ऑफ डेंजर प्लस फीलिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी, अगर हम इन दोनों को मिलाएं किसी एक कंटेंट के अंदर तो हम उसको रिस्क कह सकते हैं। यानी कि इट इज़ नॉट डेंजर, इट इज़ नॉट अपॉर्चुनिटी, इट इज़ मिक्स। कि जैसे आप एक जगह खड़े हुए हैं और आपको जो है ख़तरा भी महसूस हो रहा है और आपको कुछ जो है अपॉर्चुनिटी महसूस हो रही है कि यार ये ले लें, यानी अगर इस खतरे से निकल जाएं तो मुझे फ़ायदा हो जाएगा। इसको कहते हैं रिस्क। यू आर नॉट कंफर्टेबल, खतरा है आपको, लेकिन साथ साथ ये भी है कि यार ये अगर खतरे से निकल गया तो मुझे ये फ़ायदा हो जाएगा। यस, सही है ना? राइट सर। तो इसको कहते हैं रिस्क। अच्छा, फाइनेंस या अपना फॉर्मली हम रिस्क को कैसे मेजर कर सकते हैं? द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअल नॉट इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड। सिंपल सी वन लाइनर
कि वो प्रोबेबिलिटी की जिसमें एक्चुअल इज नॉट इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड, इसको रिस्क कहते हैं, बिकॉज इसके अंदर प्रोबेबिलिटीज भी आ गई विच इज योर सब्जेक्टिव जजमेंट, कि आपके पास जो जहन में एक्चुअल है वो एक्सपेक्टेड है, वो कितना चांस आप खुद समझते हैं कि एक्चुअल उससे मैच नहीं करेगा, मे भी ऊपर होगा मे भी नीचे होगा, इसको हम कहते हैं रिस्क। बात समझ में आई? Sir, can you repeat it again? Actual risk is actually the The probability of actual not equals to expected. not equals to expected. Thank you. ठीक है, चलें। सो ये थोड़ा सा हमने तमीज़ बांधी, थोड़ा सा हमने रिस्क को इसको थोड़ा सा विल ट्राई टू विजुअलाइज इट्स काइंड ऑफ फॉर्मलाइज थिंग। नाउ विल मूव ऑन टू सम टेक्निकल डिटेल्स। सो रिस्क जो है वो दो तरह का होता है, स्टैंड अलोन रिस्क एंड पोर्टफोलियो रिस्क। ये मैं आपको उस वक्त बताएंगे कि जब व्हेन विल बी डिस्कसिंग पोर्टफोलियो। तो अभी तो फिलहाल हम जो बात करेंगे रिस्क को स्टैंड अलोन रिस्क की बात ही करेंगे। सो द इन्वेस्टमेंट रिस्क इज related to probability of earning low or negative actual returns. The greater the chance of lower than expected or negative return, the riskier the investment. इसमें लो मैं एग्री नहीं करूंगा, इसमें लो और हाई भी हो सकता है, अनसर्टेनिटी है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया। अब इसको आप ये देख लें, ये स्टैटिस्टिकली आप रिस्क को कैसे मेजर करेंगे, इट इज़ मेजर्ड थ्रू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको पता है ना, जितना फ्लैट कर्व होगा उतना ही दोनों साइड पे चांसेस डेविएशन का कम होंगे, जितना ही जो है ये जो है वो जितना स्टीप होगा उतने चांस कम होंगे, और जितना फ्लैट होता रहेगा उतना डिस्पर्शन दोनों साइड पे ज़्यादा होती रहेगी। सो फॉर एग्जांपल अगर आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न ये है तो इसके अगर रिस्क ज़्यादा है तो दैट मीन्स के चांसेस ऑफ गेन भी ज़्यादा है और चांसेस ऑफ लॉस भी ज़्यादा है। अगर इसी में रिस्क कम है तो चांसेस ऑफ गेन भी कम होगा, चांसेस ऑफ लॉस भी कम होगा। सो अगर जितना कम रिस्क होगा उतना ही ये स्टीप सा लाइन होगी, और जितना ज़्यादा होगा उतना ये फ्लैट होगी टुवर्ड्स, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्लियर है? और इसी तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, जो हम स्टैट्स में निकालते हैं, दैट कुड बी अ गुड मेजर ऑफ रिस्क। वाई? बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन वो यही मेजर करता है कि स्टैंडर्ड यानी विच इज दिस 15 उससे कितना डेविएट कर रहे हैं। ठीक है ना, हायर द स्टैंडर्ड डेविएशन हायर द रिस्क, एंड लोअर द स्टैंडर्ड डेविएशन लोअर द रिस्क। क्लियर? एनी क्वेश्चन सो फार? कोई सवाल? No, कोई sir. ये तो खैर डेटा है। चलें, ये जो है एक डेटा है, ये आपको नजर आ रहा होगा, इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स। सही है, ये डिफरेंट सिक्योरिटीज हैं। फॉर एग्जांपल दे आर 5 सिक्योरिटीज, 1 HT या वो टी बिल, दूसरा HT, थर्ड इज COL, फोर्थ इज USR एंड फिफ्थ इज MP। ये सिक्योरिटीज हैं, जैसे हपको हो गया, जैसे OGDC हो गया, इसी तरह से ये कुछ कंपनीज हैं। टी बिल जो आप जानते हैं, दिस इज ट्रेजरी बिल, एक सिक्योरिटी है। बाकी HT, COL, USR जो है, और MPs जो है ना, ये कुछ ना कुछ कंपनीज हैं, कुछ सिक्योरिटीज हैं। ठीक है, so and then you have this state of the economy, के इकोनॉमी के साथ इनका लिंक होता है। तो इकोनॉमी का जो है ना, आपने 5 स्टेट्स डिवाइन कर लिए, रिसेशन, बिलो एवरेज, एवरेज, अबव एवरेज एंड बूम। सही है। अच्छा, तीसरी चीज़ हमने ये की कि यू हैव पुट इन सम प्रोबेबिलिटीज, दिस इज द सब्जेक्टिव मेजर। जैसे मैंने आपको बताया, अनसर्टेनिटी और रिस्क में फ़र्क ये होता है कि इन रिस्क यू नो एक्चुअली द प्रोबेबिलिटी। तो हमें मालूम है कि एवरेज ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा चांसेस आपकी नज़र में एवरेज के हैं कंपेयर टू अबव एवरेज और बिलो एवरेज। सही है। सो ये आपकी सब्जेक्टिव जजमेंट से प्रोबेबिलिटी है। दीज आर द रिटर्न्स दैट यू हैव कैलकुलेटेड यूजिंग फाइनेंशियल मॉडलिंग। अच्छा, थोड़ा सा मैं ये समझाऊं कि जैसे हमने लास्ट अभी बात की है कि जो रिस्क जो है दैट इज़ बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन या डिस्ट्रीब्यूशन। सही है, जैसे हमने ये बात की। सो जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, ये दो तरीके से निकाली जाती है। वन इज फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच एंड द अदर वन इज हिस्टोरिकल अप्रोच और बैकवर्ड लुकिंग अप्रोच। सही है, ये आपने स्टैट्स में पढ़ा होगा कि एक तरीका ये होता है कि आपने हिस्टोरिकल वैल्यूज़ ले ली और उसका मीन निकाला, समीशन ऑफ x अपॉन n, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1 करके अंडर रूट लेके
यू कैन कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन, सही है ना। तो उसके अंदर जो है ना आपके पास पास्ट डेटा मौजूद होता है, 5 बेबी 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का आपने डेटा ले लिया। और एक ऑप्शन ये होता है कि फ्यूचर लुकिंग होता है, दैट मीन्स फॉरवर्ड लुकिंग होता है। दैट मीन्स कि आप जो है एस्टिमेट करते हैं प्रोबेबिलिटीज के साथ, डिफरेंट सिनेरियोज के साथ वैल्यूज, एंड देन यू ज्वाइन दैट वैल्यूज विद द प्रोबेबिलिटी। तो दे आर टू काइंड ऑफ मेथड। कौन सा बेहतर मेथड है? ये मेथड समझ में आए दोनों आप लोगों को? सर आई थिंक दूसरा मेथड ज़्यादा बेहतर है rather than relying on historical data. अच्छा, चाहे प्रोज एंड कॉन्स बता दें। दूसरे मेथड में फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, और पहले मेथड में फ़ायदा नुकसान क्या है? Sir, from what I can think of, historical data, it's not necessary that that replicates in the future as well. हो Okay. सकता है कुछ चेंजेस आ जाएं और वैसा ना हो। सही है। सर हिस्टोरिकल इजी होगा सर गैदर करना गैदर करने की, सही। और सर हिस्टोरिकल डेटा से यू कैन गेट द ट्रेंड कि आपकी जो परफॉर्मेंसेस हैं फॉर द पास्ट ईयर्स, चाहे कोई भी सीजन हो, यू विल गेट दैट ट्रेंड सर। आप फ्यूचर में ये ट्रेंड प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सही, गुड। और एनीथिंग एल्स? सर ऑब्वियसली हिस्टोरिकल के अंदर ना आपका जो ट्रेंड भी आ जाएगा, और बाकी जो मतलब अनसर्टेनिटी भी कम होगी हिस्टोरिकल डाटा में, जबकि फॉरवर्ड लुकिंग में आपकी डाटा के अंदर अनसर्टेनिटी भी बहुत ज़्यादा होगी रिजल्ट्स में। ठीक है। अच्छा, दोनों पॉइंट्स आपके, दोनों साइड के पॉइंट्स बिल्कुल सही हैं। कुछ सबसे पहले तो हिस्टोरिकल डेटा का फ़ायदा क्या है, यानी कि व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट हिस्टोरिकल डेटा। तो जो इसका जो पॉजिटिव चीज़ है उसकी, वो ये है कि हिस्टोरिकल डेटा रियल डेटा है, यानी कि रियल डेटा का कोई नेम बदल नहीं होता, ठीक है। जबकि फ्यूचर लुकिंग डेटा इज़ नॉट अ रियल डेटा, इट इज़ एस्टिमेशंस। और रियलिटी जो है, अब उस एस्टिमेशंस के अंदर सब्जेक्टिविटी मौजूद होती है, ऑल्दो वी कैन ट्राई टू गेट एज ऑब्जेक्टिव एज पॉसिबल, लेकिन दुनिया के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि जो 100% ऑब्जेक्टिविटी अचीव कर सके। सो इस वजह से सब्जेक्टिव जजमेंट या वैल्यू जजमेंट का जो है इसमें दखल बहुत ज़्यादा रहता है एस्टिमेशन के अंदर। सो इस वजह से जो है वो सही डेटा नहीं है, इट इज़ नॉट अ रिलायबल। इट माइट बी अ रिलायबल डेटा बिकॉज इफ़ यू डोंट हैव एनीथिंग एल्स तो आप कह सकते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट अ ट्रू रियल डेटा। तो लेकिन जो हिस्टोरिकल अप्रोच के अंदर जो डेटा मौजूद होता है वो रियल डेटा होता है। रियल डेटा मतलब ये कि वो एस्टिमेशन नहीं होती, रियल इवेंट्स के बेस पे डेटा होता है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है हिस्टोरिकल डेटा। नेगेटिव चीज़ क्या है हिस्टोरिकल डेटा की? वो पिछले साल का होता है, पिछले इवेंट का होता है, वो आने वाले इवेंट का नहीं होता। एक थ्योरी है, वो ये कहती है कि जो भी आइंदा आने वाली चीज़ होती है, जैसे हमने प्राइस की थ्योरी पढ़ी, प्राइस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज। सो इस प्राइस के अमल दखल के लिए पास्ट डेटा कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हम ये कहते हैं कि द प्राइस इज बेस्ड ऑन द फ्यूचर कैश फ्लोज। तो पास्ट में जो भी कुछ हुआ है वो प्राइस पे, पास्ट की प्राइस पे अफेक्ट कर चुका है। सो अगर हम कल की प्राइस मालूम करेंगे तो उसके लिए यू नीड फ्यूचर कैश फ्लोज रादर देन द पास्ट कैश फ्लोज, ठीक है। तो इस वजह से जो है ये डेटा जो है वो पास्ट का होता है, जो चीज़ आप मालूम कर रहे हैं फ्यूचर का वो नहीं होता, सही है। अब ना हाउ डू यू रिकनसाइल? कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि हिस्ट्री की चेंजेस बहुत कम होती हैं, सही है ना, हिस्ट्री में चेंजेस कम होती हैं। उसमें कहते हैं कि हिस्ट्री नॉर्मली रिपीट इटसेल्फ, या इवेंट्स बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होते, तो उस वक्त तो आप ये कह सकते हैं कि आप रिलाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि जहाँ पे इवेंट ज़्यादा तेज़ हैं वहाँ पिछले सेकंड का डेटा इज़ मोर रिलायबल देन पिछले ईयर का डेटा, लेकिन जहाँ पे इवेंट बड़े वीक हैं तो वहाँ पे पिछले साल का डेटा और इस साल का डेटा जो है मोर लेस बराबर होगा। तो फाइनेंस में क्योंकि इवेंट्स बड़ी तेज़ी से आ रहे होते हैं तो इस वजह से रिलायबिलिटी पिछला डेटा खो देता है अमूमन, सही है। सो दैट इज़ वाई इन फाइनेंस वी प्रेफर, हाउएवर कि इट इज़ नॉट परफेक्ट, लेकिन वी प्रेफर फ्यूचर या फॉरवर्ड लुकिंग डेटा, सही है। डिस्पाइट के हिस्टोरिकल डेटा जो है वो ज़्यादा क्रेडिबल होता है, सही है ना, ज़्यादा मतलब रियल डेटा होता है। अब ये क्रेडिबल तो नहीं, रियल डेटा होता है। क्लियर है ये बात? So this means in finance we look on the forward-looking data. जनरली इसकी वजह ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इकोनॉमी की, सही है ना, आप ये कह सकते हैं यू कैन हैव अ सर्टेनिटी इन प्रोडिक्शन के भाई पाकिस्तान का जीडीपी जो है ना इस लेवल पर रहेगा,
सही है ना। इसी तरह से अगर आप ये गवर्नेंस की बात करें तो आप भी कह सकते हैं कि यार क्योंकि पिछले साल के गवर्नेंस स्टाइल ऐसे ही थे तो इस साल पे ऐसे ही है, तो गवर्नेंस का इंडिकेटर ऐसा रहेगा, क्योंकि ये इंडिकेटर बड़े हल्के हल्के चेंज होते हैं, वो बहुत तेज़ी से चेंज नहीं होते। लेकिन जब हम प्राइस की बात करें, शेयर प्राइस की बात करें, तो उसके अंदर इतने वेरिएबल्स और इतनी चेंजेस आती हैं और इस मैग्नीट्यूड की चीज़ चेंजेस आती हैं कि आप ये नहीं कह सकते कि एक साल बाद शेयर प्राइस क्या रहेगी। सो इस वजह से जो है जो हिस्टोरिकल पास डेटा होता है ना, दैट फाइनेंस के अंदर ख़ास तौर पे जब इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन वगैरह करते हैं, सो वो जो है इतना ज़्यादा क्रेडिबल नहीं रहता। सही है ना। इस वजह से वी हैव टू रिलाई ऑन फ्यूचर लुकिंग एस्टिमेशंस। इट्स नॉट डेटा, इट्स एस्टिमेशन, यानी वो रियल डेटा नहीं है, एस्टिमेशन है। लेकिन वो एस्टिमेशन जो है फिर भी हम कहते हैं एज कम्पेयर टू ऐसे इवेंट्स का डेटा जो इवेंट अब होने के चांस कम है, उससे बेहतर आप सब्जेक्टिव एस्टिमेशन करके कुछ निकाल रहे होंगे, सो दैट इज मोर क्रेडिबल। सही है ना। सही है, बात समझ में आई नवीन? यस सर। सही। तो इस वजह से अच्छा, अब आप ये देखें, मैं एक पॉइंट कहता हूँ, रिस्क और रिटर्न दोनों इंपॉर्टेंट है ना। जितना रिस्क इंपॉर्टेंट है उतना रिटर्न भी इंपॉर्टेंट है, और बाज़ जगहों पे रिस्क रिटर्न से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, वहाँ पे रिटर्न नहीं देखा जाता, वहाँ रिस्क देखा जाता है। ठीक है ना। तो रिस्क रिटर्न से कम इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ये तो कंफर्म है, और बाज़ जगहों पे रिटर्न से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिस्क इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन रिटर्न, ये सब शायद आप लोग इससे एग्री करें। लेकिन जो है कहीं किसी बैलेंस शीट पे, कहीं किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, किसी एनुअल रिपोर्ट के अंदर आपको रिस्क का कोई मेजर नज़र नहीं आएगा, आपको जो है रिटर्न के बहुत सारे मेजर नज़र आ जाएंगे। सही है सर। जी। ये हमारे जी सर, आपने अभी रिस्क और रिटर्न का बताया था, उसको रिपीट कर देंगे? मतलब फ्रॉम व्हाट आई गेट इट, आपने बताया था कि रिस्क जो और रिटर्न दोनों, कहीं पे रिस्क ज्यादा प्रेफरेबल है, कहीं पे रिटर्न ज्यादा हो, ऐसी? नहीं, मैंने ये कहा था कि रिटर्न जो है वो रिस्क के बगैर अधूरा है। अगर कोई आप डिसीजन लेंगे रिटर्न की बेस पे विदाउट नोइंग अ रिस्क, तो वो डिसीजन अधूरा रहेगा। यू कैन नॉट टेल यू सर, जस्ट द फिगर ऑफ रिटर्न कैन नॉट टेल यू एनीथिंग अबाउट ओके, योर इन्वेस्टमेंट। सही है। तो मैंने मतलब जैसे एग्जांपल कही थी कि एक में 12%। हाँ, ये समझे को एग्जिस्ट कर रहे हैं, रिस्क विदाउट रिटर्न इज नथिंग, रिटर्न विदाउट रिस्क इज नथिंग। यस, जैसे मैंने दोनों एग्जांपल आपसे कही थी, एक में 10% मिल रहा है, एक में 12% मिल रहा है, तो आप सबने ये कहा कि भाई हम इसमें से चूज नहीं कर सकते क्योंकि हमें ये नहीं मालूम कि 10% लेने पे कितना रिस्क है। यस तो अच्छा, तो मैं इसी को मैं बात ये कह रहा था, फिर हायर रिस्क हायर रिटर्न, लोअर रिस्क लोअर रिटर्न। तो मैं इसी बात को कह रहा था कि रिस्क उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना रिटर्न है, उसके बगैर हम काम नहीं चला सकते। लेकिन रिटर्न की फिगर आपको आराम से मिल जाती है, हिस्टोरिकल एक्सिस मिल जाती है, लेकिन रिस्क की फिगर आपके पास कहीं नहीं मिलती। किसी बैलेंस शीट में, किसी इनकम स्टेटमेंट में, किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, किसी एनुअल रिपोर्ट में, किसी भी डिस्क्लोजर के अंदर जो कंपनीज करती हैं, कितना रिस्क कंपनी ले रही है या कितना इन्वेस्टर रिस्क ले रहा है, वो नहीं मिलता। क्या वजह है इसकी, तो बता सकता है? एनीथिंग कोई ध्यान में आया? सर अगर आप रिस्क को एक्सप्लिसिटली अगर आप लिख देंगे ना कहीं भी, तो आई थिंक इन्वेस्टर के लिए वो नेगेटिव इम्पैक्ट ही क्रिएट करेगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ। सर रिस्क जो है वो क्वालिटेटिवली हम ज़्यादा करते हैं, क्वांटिटेटिवली करने के लिए बहुत ज़्यादा हमें काम करना पड़ता है, तो इस वजह से भी एक रीज़न हो सकता है। चाहे काम ज़्यादा है इसलिए उन्होंने छोड़ दिया काम को। इसके बजाय आप ये कहें कि रिस्क के अंदर सब्जेक्टिविटी होती है, इसको आप इस तरह समझें कि सर रिस्क यही इज बेस्ड। सर हाँ सर मतलब हर बंदा उसको डिफरेंट उस पे लेगा ना, मतलब हाँ, यस, क्वांटिटेटिवली ये मेरे लिए कुछ और रिस्क होगा, आपके हाँ, लिए कुछ और होगा, तो वो इसलिए क्वालिटेटिवली ही ज्यादा रिलायबल होता है। क्वांटिटेटिवली हम उसको करते भी कम है और होता भी थोड़ा मुश्किल है, इस वजह से एक रीजन ये होता है। ये बात है बिल्कुल सही। क्योंकि जो है रिस्क जो है वो हर एक के लिए डिफरेंट होता है, तो एक मेजर ऑफ रिस्क नहीं क्रिएट हो सकता, और हर एक के लिए डिफरेंट इसलिए होता है कि हर एक का जो है ना सब्जेक्टिविटी, क्योंकि सब्जेक्टिव है रिस्क, सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, और हर बंदे की वैल्यू जजमेंट डिफरेंट हो सकती है, तो इस वजह से रिस्क जो है वो हर एक के लिए डिफरेंट होगा। इस वजह से यू कैन नॉट फाइंड एनी मेजर ऑफ रिस्क इन एनी ऑफ दिस बैलेंस शीट, डिस्पाइट के वो इतना इंपॉर्टेंट है जितना रिटर्न। सही है। तो
बहरहाल तो हम ये बात कर रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ रिस्क और रिटर्न वर्सेस। लेट्स सपोज 2 दुकानें हैं, ठीक है ना, बिजनेसेस को मैं कम करके सिंपल करने के लिए शॉप्स की बात कर रहा हूँ। ज्वेलरी शॉप्स हैं, 2 ज्वेलरी शॉप्स हैं और दे आर बेसिकली साइड बाय साइड, दोनों बराबर बराबर ज्वेलरी शॉप्स हैं, एक ही जगह है, ठीक है। दोनों का जो है एवरीथिंग एल्स इज कांस्टेंट, मींस के उनका एबिट वगैरह ईबीआईटी वगैरह सब एक ही है, लेट्स सपोज। और एक ने जो है सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है और एक ने अल्लाह पे छोड़ा हुआ है मामला, उनका यार देखा जाएगा, सही है। अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड अगर वो 40,000 रुपये, लेट सपोज दोनों शॉप्स की ईवीआईटी 40,000 है, उसमें से एक ने 20,000 सिक्योरिटी गार्ड को दे दिया है, तो नेट इनकम एक की 20,000 आ रही है, और एक ने अल्लाह पे छोड़ दिया, तो और उस हुआ ये कि पूरे साल कोई वाक़या भी नहीं हुआ, तो एक की नेट इनकम 40,000 आ रही है, तो आप किस में इन्वेस्ट करेंगे? सर ये तो रिस्क परसीव करने वाले के ऊपर है ना। अगर हालात इस तरीके से चल रहे होंगे, सिक्योरिटी गार्ड ही आपका वो दुकान को लूटने में इन्वॉल्व हो, तो फिर आप तो नहीं उसमें नहीं यार, करेंगे ना। हम इतनी कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाते, हम ये कहते हैं सिंपल सी बात है कि एक ने कुछ अपना जो है इंश्योरेंस की हुई है एक तरह से, या सिक्योरिटी रखी हुई है, एक ने नहीं है। अगर रिस्क अवर्स हैं तो फिर आप उससे करना चाहेंगे जिसके पास सिक्योरिटी गार्ड है। बिल्कुल सही सर। है आप, सही है, जी जी सही। तो यानी कहने का मकसद ये, जी उज़ैर कुछ कह रहे हैं? सर मेरा भी यही कहना था कि मतलब डिपेंड करता है, कुछ लोग रिस्क मतलब रिटर्न की तरफ ज्यादा फोकस करेंगे, रिस्क पे कम रिलाई करेंगे, और नहीं नहीं, कुछ वो तो लोग खैर वो रिस्क अलग बात है। मैं जैसे एक सैंपल कही, आप जनरल लोग जो हैं, जितने लोग बैठे हैं यहाँ पे हैं, वो जनरली किस साइड पे जाएंगे कि ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जिसमें सिक्योर्ड पे सिक्योरिटी ज्यादा गार्ड है। करेंगे। हाँ, जी जी सर। सिक्योरिटी गार्ड सर। सिक्योरिटी गार्ड। तो वही जैसे ये फातिमा ने बात की है कि जनरली जो है लोग सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी में जाएंगे जिसका जो नेट इनकम है वो 20,000 है, रादर देन ऐसी कंपनी में जाए जिनका सिक्योरिटी गार्ड नहीं है और उसकी इनकम जो है 40,000 है। अब सवाल ये है कि आप ये देखें, दोनों की रिटर्न बराबर था, सही है ना। तो अगर हम रिटर्न को लोग जनरली, मैं कह रहा हूँ जनरली लोग अगर रिटर्न को फोकस करते हैं, तो मे बी कुछ लोग, आप में से, आप लोग इस वक्त 11 लोग हैं, तो 11 में से कुछ लोग इक्का दुक्का शायद ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं यार, वो मैं आई विल गो फॉर 40,000, ठीक है ना। तो लेकिन ज़्यादातर लोग 70% या 80% ऐसे लोग होंगे कि जो कम रिटर्न पे जाएंगे, बिकॉज उनके पास ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हुई हुई है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ये इंफॉर्मेशन की डिस्क्लोजर जो है, ये तो मैंने अभी आपको बता दिया, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर अमूमन जो है जब रिटर्न देखेंगे तो हम ये चीज़ नहीं देख सकते, तो इस वजह से जस्ट बाय लुकिंग एट रिटर्न लोग सही डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि असल डिसीजन जो है वो रिटर्न पे नहीं लिया जाता, असल डिसीजन रिस्क पे ही लिया जाता है, सही है ना। पीपल आर मोर कंसर्न ऑफ रिस्क रादर देन रिटर्न। जैसे हमने अभी देखी बात, कोई बंदा कह सकता था कि यार मुझे आई विल बी गोइंग टू 40,000 का मैं इन्वेस्ट करूंगा, वो कहेगा कि अच्छा, पहला तो वो देखेगा यार 40 तो अभी मिल गए, क्या पता अगली दफ़ा चोरी हो जाए, ठीक है ना। तो वो कहेगा यार नहीं, इससे बेहतर ये है कि 20,000 के रिटर्न जो सर्टन है कंपैरेटिवली, तो मैं उस पर जाऊँ, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? जी सर नवेद कुछ बोल रहे हैं? नहीं सर, आई से कि इट्स टोटली अंडरस्टैंडेबल, गॉट इट सर। ओके, बहरहाल तो ये थोड़ा सा हमने डिस्कस किया। तो रिस्क जो है दैट इज नॉट बेसिकली इन एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिस्पाइट दैट कि वो उतना ही इम्पोर्टेंट है, बल्कि उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितना रिटर्न है, सही है। तो बहरहाल तो ये जो है, दीज आर सम इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स, ये फ्यूचर लुकिंग अप्रोच के हिसाब से इन्होंने बनाया है। ये वैल्यूज़ आई हैं, ये कैसे वैल्यूज़ आई हैं मैं थोड़ा बता देता हूँ। इन्होंने फाइनेंशियल मॉडलिंग किया, फॉर एग्जांपल एच टी जो है एक कंपनी है, उसने और मुख्तलिफ उन्होंने मॉडल किया, जैसे सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जैसा आप लोग कर रहे हैं मॉडलिंग, उन्होंने भी ऐसे किया। और उस पर उन्होंने जो है ना मुख्तलिफ कंडीशंस पर, फॉर एग्जांपल रिसेशन है तो हमारी सेल्स कितनी होगी, वो वैल्यूज़ डाल के सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, पूरा फाइनेंशियल मॉडलिंग करके वो आपको बताया कि यार ये रिसेशन में -22% रिटर्न बनाएगी, रिटर्न लॉस में होगी एक्चुअली। इसी तरह से फिर ब्लू एवरेज में किया, फिर अबव एवरेज, तो यू विल गेट दीज रिटर्न्स। देन यू, फिर आपने कहा कि भाई मेरी अपनी वैल्यू जजमेंट के हिसाब से रिसेशन, बिलो एवरेज, एवरेज, बूम,
ये सारी कंडीशन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो देन यू सेट दैट प्रोबेबिलिटी, सही है ना। तो इसके थ्रू ये चार्ट आपका बन गया, सही है। पहला काम ये करना है इसके अंदर, अब ये आप लोग जो है चाहे तो अपने तौर पे इसको लिख लें अलग से, क्योंकि जब आप साथ साथ कैलकुलेट कर रहे होंगे तो शायद आपको आसानी हो जाएगी, या ये कि इफ यू कैन, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि थोड़ा आप अपने पास ये चार्ट बना लें, एंड देन विल बी, इस चार्ट को यूज़ करते हुए विल बी कैलकुलेटिंग रिटर्न एंड रिस्क। तो पहला पॉइंट ये है कि कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ईच सिक्योरिटी। अगर मैं कहूँ कि you have a choice to invest in any one of security, तो किस में इन्वेस्ट करेंगे, तो इसके लिए आपको रिस्क और रिटर्न की मेजर्स चाहिए। सबसे पहले रिटर्न का चाहिए, तो पहले तो आप रिटर्न निकाल लें, सही है। रिटर्न कैसे निकलेगा सर? फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी को हाँ, परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे। सबमिशन करके प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय द रिटर्न, और तो प्लस कर -22 इंटू 0.1 कर दिया, -2 इंटू 0.2 कर दिया, उन सबका सम ले लिया, तो दैट विल बी द एक्सपेक्टेड रिटर्न। सो पहला स्टेप ये है कि कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स, सही है। सो ये थोड़ा सा करें, मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ आपको, ट्राई कैलकुलेट, एंड देन फिर मुझे बताएं कि कितना आ रहा है, सही है। आप सब लोग अपने कॉपीज में ट्राई टू कैलकुलेट कि HT का कितना है, CLL का कितना है, USR का, MP का, और ट्रेजरी बिल का। ट्रेजरी बिल का तो 8 ही होगा, क्योंकि हर सेकेंड्स पे 8 हो रहा है, लेकिन बाकी का आप कैलकुलेट करें। जी कैलकुलेट किया किसी ने? जी सर। अच्छा चलें, अच्छा जी बताइए, मैं सर जो या HT तो यहाँ जी HT का कितना है? सर 17.4%। 17.4, सही है। CLL कितना है? जी सर 1.7% है COLL। ओके 1.7। USR का? USR का कितना है? सर 13.9%। और MP का? कोई और ही बता दे हैं? जी बताएं, कौन क्या आ रहा है MP का? सर 14.9 आ रहा है, राउंड ऑफ करके 15 तकरीबन है।
15 कर लेते हैं, ठीक है। बताएं सबकी फिगर्स यही आ रही हैं जी? एनीबॉडी? सर ये प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके सम किया है हर उसको ना? हाँ हाँ हाँ, यही किया है। सर मैंने 2 निकाले हैं, एक हमारा एसटी निकाले और एमपी निकाले। 15 है एमपी और एसटी जो है 17.4, तो मेरे ख्याल से सही है। MP 15 है तो सही निकाला, और HT कितना आ रहा है? 17.4 ही आ रहा है आपका। यस सर, यस सर। तो सही है ना, इसका मतलब है। सर बाकी 3 लिखवा दें सर, वो ध्यान नहीं रहा। ये लिख लिया ना, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ लिख दिया मैंने। ये स्लाइड नजर आ रही है ना आपको, इसमें लिखे मैंने। जी सर, नजर आ जी गया। फातिमा, आप क्या कह रही हैं? फातिमा आपका नहीं आ रहा सर सही? ये 0.1 into 8 0.2 into 8 ऐसे ही किया है ना? 0.1 into 8, हाँ ऐसे ही किया है। तो ये 0.1 टेबल into तो 8 प्लस, तो क्या आ रहा है टेबल का? 0.08 आ रहा है, पता नहीं। 8 आ रहा है ना, 8 सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो इन्होंने क्योंकि अच्छा, और 17 ये किस चीज का बोला था? HT का आ रहा है 17, ये वाला फिगर, ये इसको जो है ना -22 इंटू 0.1 प्लस -2 इंटू 0.2 इस तरह किया है। करें, कैलकुलेट करें, बताएं फिर आया नहीं आया? जी जी, कैलकुलेट किया आपने? नवेद आपका क्या आया है? Yes, sir. T-bill is 8%, sir. 8%, ठीक है। और HT? 17.4. ठीक है, तो सही आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो चलें, अच्छा, अब नेक्स्ट काम क्या करना है? अब आपको इसका रिस्क निकालना है। आपने सबकी रिटर्न निकाल लिया। द सेकंड स्टेप इज के टू कैलकुलेट द रिस्क। रिस्क निकाला जाता है सिंपल रिस्क या स्टैंडर्ड डेविएशन से, सही है ना? जैसे एक एग्जांपल है ये रिटर्न की, एक्सपेक्टेड रिटर्न इज सबमिशन के विच इज द रिटर्न मल्टीप्लाई द प्रोबेबिलिटी। तो ये HT का इस तरह 17.4 आ गया, सही है ना? क्लियर है? ये जो है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न है। ये आपके यही आ रहे होंगे फिगर्स, यही थी मेरे ख्याल से। तो HT as an expected return appears to be the best investment alternative, but is it really? We have failed to account for risk. तो हमें अब रिस्क अकाउंट फॉर करना है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? सबके फिगर्स ये आ रही हैं? जी Yes, sir. बेकार में मेहनत की सर, पीछे लिखे हुए थे। अब नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए, होगा, ये आपने पहले भी किया होगा। वेरिएंस है यानी रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड होल स्क्वायर, उसको अंडर ब्रैकेट करके होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी, और उसका सबमिशन ले लेंगे, सही है ना? और जो आंसर आएगा उसको अंडर रूट करेंगे, दैट वुड बी द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो नाउ कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ये जो हमारी फिगर्स हैं, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो आप कैलकुलेट करें। मैं जो ना थोड़ा सा इसको आपको आप कर लेंगे कैलकुलेट? सर एक करके बता दें प्लीज। हाँ, हेलो।
सही है सर, कर लेंगे। सर टी बिल का 0 है सर। हाँ बिल्कुल सही। इसकी गल कर लें। अब यहाँ पे जो है ना, आपको मैं तो ये कहूँगा आप लोगों की जो है ना वो वीडियो से अपनी तो समझे, लेकिन ये कि ट्राई एवरीबॉडी शुड डू दिस। सितंबर तो आप आए हुए क्या? सर वो आए हुए, उनका वो है डेंटल का कोई इशू है, तो वो बोल नहीं सकते, उनका मैसेज आया हुआ है। नाफे जी, कैलकुलेट किया आपने? जी कैलकुलेट हुआ या नहीं हुआ? आवाज आ रही है? जी नवेद। यस सर, डूइंग इट। करें करें। सर एसटी का 20% आ रहा है। 20%। चलें चल, लेट्स सी। एच टी का हम निकाला हुआ था ये, ठीक है ना। एच टी इज 20%। ये आपको स्लाइड नज़र आ रही है, इसमें जिन्होंने निकाला मैंने कैलकुलेशन की, जिन्होंने कर लिया है वो अगर इसको देख लें, नहीं किया तो वेरीफाई कर लें उसको जहाँ तक किया है आपने। एच टी का 20% है, टी बिल का 0 है, सी एल एल से 13.4, यू एस आर 18.8, और ये ट्रेजरी बिल का निकाला है। आप उसको एच टी पे भी कर सकते हैं। ये इसी तरह कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी इसी तरह निकाला है सबने?
जी निकाल लिया आप लोगों ने, आगे चलें? जी सर। ओके अच्छा, लेट्स कम बैक टू दिस। इफ यू आपके पास यही मालूम हो गया, ये उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन दे दी है जिसकी ज़्यादा, अब ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई है, सही है। इसके अंदर रिटर्न्स आपके गिवन है 17.4, एचटी का है 13.88 और डिस्ट्रीब्यूशन से आपको मालूम हो रहा है रिस्कीनेस। अब किस में इन्वेस्ट करेंगे आप? कौन सा बेहतर है? आपके पास रिस्क भी आ गया और रिटर्न भी आ गया। कैन यू मेक अप योर माइंड? एमपी में करेंगे। एमपी में करेंगे, चलें। ये कंपेयरिंग रिस्क एंड रिटर्न। अब यहाँ देखें, एचटी बहुत ज़्यादा रिस्क रिटर्न सबसे ज़्यादा है एचटी में। अगर आप रिटर्न की बेस पे करते हैं तो एचटी सेलेक्ट करते हैं, लेकिन जब आपने रिस्क देखा तो रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। सो एक तरीका होता है, उसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सीवी, सही है ना। इससे हम रिस्क को स्टैंडर्डाइज कर, रिटर्न को स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, रिस्क को स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। यानी हम ये करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन, सही है। तो ये निकलता है रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न। तो जैसे आपने हर एक की जो स्टैंडर्ड डेविएशन है विच इज लाइक दिस, जो रिस्क है उसको डिवाइड कर दिया रिटर्न से, तो यू विल गेट सीवी। इससे क्या निकलेगा? ये निकलेगा कि फॉर ईच यूनिट ऑफ रिटर्न हाउ मच यूनिट ऑफ रिस्क यू आर टेकिंग। जो जिसका सीवी ज्यादा होगा उसको सेलेक्ट करेंगे या कम को सेलेक्ट करेंगे? जी सर जिसका कम होगा सर, जिसका कम जिसका होगा। कम जिसका कम होगा उसको करेंगे, ठीक है ना। सही है। तो कैलकुलेट ये तो कर सकते हैं ना, सीवी कैलकुलेट कर लें इससे। सर टी बिल का 0 है सही है। और उसका एचटी का 1.14 है और कॉल का 7.8 है हम्म और यूएसआर का है 1.3। 1.4। 1.4 सही है, 1.36। ये आएगा, ये फिगर्स आ गई आपके पास? ये फिगर्स आ गई आपके पास? यस सर। अच्छा, अब आप किस में इन्वेस्ट करेंगे? अब आप मालूम कर सकते हैं। सर सर टी बिल में। टी बिल में करेंगे सर। अगर आप फर्स्ट कलर टी बिल छोड़ देते हैं, इसमें जीरो की प्रॉब्लम आ रही है ना, जीरो रिस्क की, यस सर। तो बाकी में किस में इन्वेस्ट करेंगे? मार्केट में एमपी। मार्केट, सही है। MP. नाउ यू कैन एबल टू जज, क्योंकि हमें ये मालूम है, यानी फॉर ईच यूनिट ऑफ रिटर्न एचटी इज टेकिंग 1.14 यूनिट ऑफ रिस्क, CULL is taking 7.88 unit of risk, USR is taking 1.36 unit of risk, and market is taking almost just 1 unit of risk, 1 to 1 है। तो सबसे कम रिस्क जो है फॉर ईच यूनिट ऑफ रिटर्न मार्केट दे रही है। सो स्टैंड अलोन मेजर के हिसाब से अगर आप सेलेक्ट करेंगे वो मार्केट करेंगे। दिस इज हाउ स्टैंड अलोन मेजर्स ऑफ सिक्योरिटी इज सेलेक्टेड। क्लियर है? एमपी इज मार्केट बेसिकली, ठीक है ना। क्लियर है? ये यहाँ तक बात समझ में आ रही है? कोई क्वेश्चन? जी कोई सवाल? जी एनीबॉडी, कोई क्वेश्चन है कोई? सॉल्व किया। जी अमाद कुछ बोल रहे हैं? नहीं सर, No, क्लियर sir. है सर, क्लियर है। चलिए सही। सो
ये हमने डिस्कस कर लिया कि रिस्कीनेस और वो सब। यहाँ तक बात समझ में आ गई। नाउ अब जो है स्टैंड अलोन रिस्क तो आपको समझ में आ गया। स्टैंड अलोन रिस्क या फॉर्म स्पेसिफिक रिस्क या टोटल रिस्क किसी भी चीज़ का किस तरह कैलकुलेट किया जाता है और किस तरह उसको कंपेयर किया जाता है, सही है। अब हम बात कर रहे हैं पोर्टफोलियो की, सही है। सो पोर्टफोलियो कॉन्टेक्स्ट के अंदर चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं। सो टू मेक थिंग सिंपल सा एक पोर्टफोलियो बनाएंगे हम। फॉर एग्जाम्पल एक पोर्टफोलियो हमने बनाया, assume a 2 stock portfolio, ठीक है ना, is created with $50,000 invested in both HT and COLL which is collections, ठीक है। HT और COLL के अंदर जो है आपने $50,000 को इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि आपने जो है $1,00,000 से एक पोर्टफोलियो बनाया, उसमें 50,000 HT डाले और 50,000 COLL डाले, सही है। तो HT का वेट कितना है जी, कितना वेट है HT का? सर 0.5 होगा ना? 0.5। तो अब तो हमें पहले पोर्टफोलियो बनाना होगा, उसके बाद पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालना होगा, फिर पोर्टफोलियो का रिस्क निकालना होगा, जिस तरह हमने अभी किया है, एंड देन विल एनालाइज दैट फिगर, ठीक है। तो मैं वापस उस फिगर पे चला जाता हूँ। ये वाला, सही है। सो अब आपको करना क्या है कि जैसे आपके ये 1 2 3 4 5 आपके पास सिक्योरिटी है, क्रिएट अ 6 सिक्योरिटी जिसको आप पोर्टफोलियो का नाम दे दें, सही है ना। उसके बाद अच्छा, पोर्टफोलियो के अंदर हमने क्या करना है, हमने 50% HT डालना है, 50% COLL डालना है। तो आप या तो इन दोनों का एवरेज करके कर लें, या इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करके इसको भी 0.5 से करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, तो यू विल गेट द रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो अंडर ईच रिसेशन, ब्लू एवरेज, एवरेज, इन सब का। सो आपके पास एक नई सीरीज क्रिएट हो जाएगी पोर्टफोलियो की। फिर उस पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन निकालें। पहले मीन निकाल लें। यहाँ तक बात क्लियर है? जी, बात क्लियर है? ये क्या करना है? यस सर। तो आप कर लेंगी। तो आप चलें, यू हैव 2-3 मिनट्स, जल्दी कर रहे हैं उसको। क्रिएट अ पोर्टफोलियो, नई सीरीज बनाए पोर्टफोलियो की, और उसके बाद उस पोर्टफोलियो का मीन निकाल लें, एंड देन विल कंपेयर द मीन ऑफ पोर्टफोलियो वर्सेस मीन ऑफ अदर सिक्योरिटीज, सही है। सो चलें। जी, निकाला आप लोगों ने?
जी किसने निकाल लिया अभी तक? अमार और उजैर। जी कितना निकाल लिया? जी सर हो गया। जी यस सर। जी नवेद कुछ निकला? यस सर पोर्टफोलियो तो निकाल लिया सर। ओके अब उसकी मीन निकाल लें। एक्सपेक्टेड रिटर्न सबमिशन प्रोबेबिलिटी इनटू एक्स वो निकाल लिया आपने? सर आई थिंक मैंने निकाल तो लिया है। मीन वुड भी कैसे जो पोर्टफोलियो होगा वो डिवाइडेड बाय टोटल पोर्टफोलियो हो जाएगा ना, दैट्स ऑल। जो भी फिगर्स आ गई ना जैसे सबमिशन प्रोबेबिलिटी, जैसे अगर पोर्टफोलियो की फिगर आ रही है रिसेशन में कुछ आ रही है तो उसको हर फिगर को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके उसे सम ले लें। ओके सही सही। जी अमार आपने निकाला? यस सर निकल गया मीन। सर निकल रहा है बस। $9.6 is the mean sir। 9.6 सही है, सही आ रहा है आपका। अब बाकी लोग भी निकाल लें हमारी। अब यस सर 99.6% आ रहा है। चलें तो
9.6% पोर्टफोलियो रिटर्न आ रहा है। तो यानी कि दैट मीन्स के अगर हम ये कहें इनका एवरेज क्या आ रहा है HT और COL का, 17.4 एक्सपेक्टेड था HT का और COL का 1.7, इन दोनों का एवरेज क्या आ रहा है इन दोनों का? सर 9.6 से ही आ रहा है। अच्छा तो हम ये कह सकते हैं कि द रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो is equals to the weighted average return of individual stock in the portfolio, ये कह सकते हैं? सर रिपीट करेंगे क्या कहा सर आपने? The return of portfolio is equals to the weighted average return of individual stock in the portfolio. यस सर। सही है ना? तो हमने देखा जो रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो था which is 9.4% I think is equals to the weighted average return of individual stock in the portfolio, यानी HT का एवरेज रिटर्न था 17.4 और COL का 1.7 था। तो वेटेड एवरेज का मतलब है दोनों का वेट इक्वल है, तो हमने जस्ट एवरेज ले लिया, सो वो सेम है। क्या हम ये कह सकते हैं कि द रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो इज विल ऑल विद द सेम नोशन इज इक्वल टू द वेटेड एवरेज रिस्क ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक इन द पोर्टफोलियो, क्या ये कहा जा सकता है? सर रिपीट कीजिएगा एक दफा दोबारा से। द रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो यानी स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू द वेटेड एवरेज रिस्क ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक इन द पोर्टफोलियो। जैसे रिटर्न को कहा था ऐसे हमने रिस्क पे ये कह सकते हैं इसको? जी बताएं। ये बात हो सकती है इसमें? आई गेस नहीं सर। नहीं, वजह? चलें एक काम करते हैं, पहले तो ये जरा कैलकुलेट कर दें कि पोर्टफोलियो का रिस्क कितना आ रहा है। जैसे आपने रिटर्न निकाला ऐसे ही आप रिस्क निकाल लें, सही है ना? ये यू नो द फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लें पोर्टफोलियो की सारी, सो गेट द रिस्क एंड देन कंपेयर के वो रिस्क उसकी वेटेड एवरेज से आ रही है नहीं आ रही, ठीक है? सर इसमें रिस्क आ रहा है 0.033, मतलब 3.3%। 3.3%। यस सर। अच्छा चले हम रिस्क जो हमने इंडिविजुअल निकाला था वो क्या था वो मैं बता देता हूँ ना। ये निकाला था ना, COL का रिस्क था 13.4, HT का रिस्क था 20, इन दोनों का एवरेज निकालें तो कितना बनता है? ऑलमोस्ट 15%, 16.5। 16। तो दैट मीन्स कि ये जो हमने अगर दोनों का एवरेज लिया तो 16.5 हो गया, सही है। लेकिन जो है एक्चुअल जो रिटर्न आ रहा है वो रिस्क जो है वो 3.3 आ रहा है। तो कहाँ चला गया रिस्क का? रिटर्न तो वही उतना ही आ रहा है, कम हो गया है ना? रिटर्न तो वही है, रिटर्न के अंदर तो यू कैन हैव अ वेटेड एवरेज है, लेकिन रिस्क कहाँ चला गया सारा? कोई इसकी एक्सप्लेनेशन देगा? सर बेसिकली एवरेज रिटर्न जो था ना वो भी कम हो गया, इसलिए एवरेज रिस्क भी कम हो गया है। ये बात देखिए समझ में एवरेज सर वो डाइवर्सिफाई हो गया रिस्क। सर अगर आप दोनों का ना हाँ। एवरेज निकाले ना हाँ तो वो भी तो कम आ गया ना उससे। लेकिन वो नहीं तो दोनों का जो एवरेज रिटर्न आ रहा है वो उन दोनों के एवरेज पे आ रहा है ना, 1.7 और 17 के बीच में आ रहा है, 9 पॉइंट समथिंग। तो दैट मीन्स के वो उन दोनों का एवरेज आ रहा है, यानी कि उन दोनों के बीच में आ रहा है। जबकि रिस्क निकाला तो क्या हुआ, उन दोनों के बीच में तो नहीं आ रहा ना, उन दोनों से कम आ रहा है, मैं ये कह रहा हूँ। समझ में आई अमर? जी सर समझ में आ गई।
तो अब सवाल क्या है, वो कहाँ गया जी? तो ये फातिमा कह रही है वो डाइवर्सिफाई हो गया, ये क्या मतलब इसका मतलब है फातिमा? सर बहुत सारे पोर्टफोलियो के अंदर अगर मल्टीपल जो है वो हमारी एसेट्स थी तो उसमें वो स्प्रेड हो गया मतलब। अच्छा, और कोई इसको एक्सप्लेन करेगा? सर एक एक वजह आप जरा चार्ट खोलिएगा दोबारा से इन्वेस्टमेंट का। ये लो। जी जी सर। सर इसमें जो नजर आ रहा है ना ये कि रिसेशन के अंदर HT -22% दे रहा है, जबकि हाँ जो कॉल है वो 28% दे रहा है। मतलब हाँ हाँ HT तो मूव कर रहा है इकोनॉमी के साथ ना, तो हाँ जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ रही है HT मूव कर रहा है, जबकि हाँ, कॉल आपका ना उल्टा चल रहा है। मतलब उल्टा जब चल रहा है। रिसेशन, तो इस हाँ वजह से ना इफेक्ट ना नलिफाई हुआ है एक दूसरे के साथ कंबाइंड इफेक्ट में। सर हाँ good। इसका इंट्यूटिवली ये वो है कि एट वन पॉइंट इन टाइम इट्स नॉट नेसेसरी कि दोनों सेम तरह से परफॉर्म हाँ कर रहे हो गुड, दोनों सही है। इन्वेस्टमेंट। हाँ गुड। सर मे तो बी अब ए आप ये देखिए, सब्स्टिट्यूट। हाँ क्या कह रहे हैं उधर उधर? सर मतलब ये मतलब पैरेलल नहीं हो इंडस्ट्री, मतलब डिफरेंट इंडस्ट्रीज के हो तो इस वजह से कोई एक लॉस में आ रहा है तो दूसरा उसको केटर कर रहा है। अच्छा चले तो मैं ये इसको बता देता हूँ, ये HT का मतलब क्या है और COL का मतलब क्या है। HT का मतलब है हाई टेक। हाई टेक का मतलब है कि वो इंडस्ट्री जैसे टेक इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है। तो टेक इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो अमूमन टिप ऑफ बिजनेस साइकिल चल रही होती हैं कि अगर बिजनेस साइकिल जो है बूम पे जाती है तो वो ह्यूज एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट देती है, लेकिन साथ साथ वो जो है ना वो ख़त्म भी हो जाती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज बैंकरप्ट हो जाती हैं जब लॉस में आती हैं, तो इट्स अ वेरी साइक्लिकल इंडस्ट्री। COLL का मतलब है कलेक्शंस, ये कलेक्शन एजेंट्स हैं, ठीक है ना। कलेक्शन एजेंट्स क्या होते हैं, जब बैंक जो है अपना अपना बेड डेट जब चढ़ जाती है तो उसको रिकवरी के लिए रिकवरी एजेंट रखते हैं, तो वो COLL है। अब वो रिकवरी कब होती है? ज़्यादा रिसेशन में। तो जब रिसेशन होती है तो लोगों के पास बेड डेट ज़्यादा बन जाती हैं तो इनका काम चमक उठता है, सो दे बेसिकली थ्राइव इन रिसेशन। और जब बूम होता है तो देयर इज़ नो रिकवरी एज सच, तो उसमें रिटर्न नेगेटिव आ जाता है। सो ये एक्चुअली COLL ये है। तो ये काउंटर साइक्लिकल है, ऐसी कंपनियां बहुत कम मिलती हैं, लेकिन जो है ये कंपनी बिल्कुल बिजनेस साइकिल से काउंटर चल रही है। तो अगर इसका इसका अगर इन दोनों का वो कोरिलेशन निकाला जाए तो -1 के करीब ही होगा, नहीं हाईली नेगेटिव कोरिलेशन। ऐसे दो स्टॉक जो कोरिलेट नहीं कर रहे हैं, अगर उनको पोर्टफोलियो में कंबाइन किया जाएगा तो बिकॉज ऑफ देयर इनवर्स मूवमेंट पोर्टफोलियो का रिस्क कम हो जाएगा। इसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है ना। मैं इसको आगे जो है एक ग्राफ से समझाऊंगा, शायद एक ग्राफ बना हुआ होगा, ये जरा ही देखें ग्राफ। हाइपोथेटिकल है, कोरिलेशन जो है इसकी -1 है, सही है। एक है W स्टॉक और एक है M स्टॉक, इन दोनों में क्या फर्क है W और M में? ये यूं जा रहा है, फिर यूं जा रहा है, फिर ये जा रहा है, तो जैसे जैसे ये W नीचे जा रहा है M वैसे वैसे ऊपर जा रहा है, बाकी सारी चीजें सेम है। तो अगर हम इन दोनों की स्टैंडर्ड डिविएशन निकालें, सही है, सो व्हाट विल हैपन, इंडिविजुअली दे आर हाई स्टैंडर्ड डिविएशन, सही है। जबकि इन दोनों का जब पोर्टफोलियो निकालेंगे तो पोर्टफोलियो में यू गॉट ए स्ट्रेट लाइन, वाई, बिकॉज अगर एक चीज़ प्रॉफिट करेगी तो दूसरी लॉस करेगी, तो जैसे जैसे ये प्रॉफिट से लॉस की तरफ जाएगा, ये लॉस से प्रॉफिट की तरफ जाएगा, तो इन दोनों का एवरेज सेम रहेगा। सो यू विल बी गेटिंग थ्योरेटिकली 15% रिटर्न विदाउट टेकिंग अ सिंगल यूनिट ऑफ रिस्क। इट्स इवन बेटर देन द ट्रेजरी बिल, बिकॉज ट्रेजरी बिल के अंदर जो है रिटर्न तो रिस्क तो नहीं होता है, लेकिन रिटर्न जो है वो कम होता है। तो आप हाईली रिस्की यानी अच्छा रिटर्न बना सकते हैं विद 0% रिस्क, अगर आप ऐसे दो स्टॉक्स को कंबाइन करें जिसकी कोरिलेशन -1 हो। राइट। बात समझ में आई? यस सर। सर पाकिस्तान में इसकी क्या एग्जांपल है? आपने अभी कलेक्टेबल्स का तो बता दिया और हाईटेक का भी बता दिया, लेकिन पाकिस्तान में रियल सिनेरियो में क्या कौन सी एग्जांपल है इसकी? काउंटर साइक्लिकल बहुत कम कंपनीज मिल सकती हैं, मे बी इंश्योरेंस कंपनीज मिल सकती हैं। काउंटर साइक्लिकल कंपनीज जो हैं, असल में देखें पॉइंट ये है कि रियल लाइफ में ऐसी कंपनी शायद ना मिले, लेकिन हमें रियल लाइफ में ऐसी कंपनी की जरूरत ही नहीं होगी। ये तो मैंने एक्सट्रीम केस किया ना, ऑल द रिस्क इज हेज। लेकिन अगर दो स्टॉक के अंदर 90% भी सेम मूवमेंट है तो
फिर भी 10% रिस्क तो हेज हो जाएगा। वॉट एवर जो सेम मूवमेंट नहीं होगी वो रिस्क हेज हो रहा होगा। तो क्योंकि दो स्टॉक साथ मूव नहीं करते, तो इवन अगर बहुत ज़्यादा सेम स्टॉक भी हों उसके अंदर भी क्योंकि कुछ मूवमेंट जो है वो एक साथ नहीं होती है, तो उसके अंदर से कुछ यूनिट ऑफ रिस्क वो हेज हो जाएगा। यहाँ पे तो सारा कुछ हेज होगा, लेकिन रियल लाइफ में कुछ हो जाएगा। तो इवन अगर थोड़ा सा भी हो जाएगा तो डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट निकल आएंगे। सही है। जैसे दूसरी ठीक। एग्जांपल है, जी कुछ कह रहे हैं? जी सर, बिल्कुल समझ गया बात को मैं। इसका दूसरी एग्जांपल ये है एम वर्सेस एम स्टॉक। तो इसके जब पोर्टफोलियो बनाएंगे तो देयर इज नो हेजिंग ऑफ रिस्क। बाय बिकॉज दोनों की कोरिलेशन पॉजिटिव 1 है। सो बिकॉज वहां पे कोरिलेशन -1 थी, तो इसकी वजह से जो है वो रिस्क हेज हो गया। यहां तक बात समझ में आई? परफेक्ट है देखिए सर। इसका जो इन्होंने वो निकाला था एक्सपेक्टेड रिटर्न, वो 9.6 आ रहा था। इसके बाद 9.6 तरह से पोर्टफोलियो बनाया, दोनों को कंबाइन किया, यू गेट दैट 9.6%। दिस इज द रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो। वी कंपेयर दैट 9.6% इज इक्वल टू द वेटेड एवरेज रिटर्न। देन इसका पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन लिया, 3.3 आया। सीवी जो था 0.34 है, दैट मीन्स के फॉर 1 यूनिट ऑफ रिटर्न यू विल बी गेटिंग 0.34 यूनिट ऑफ रिस्क। दैट इज एक्चुअली कंबाइनिंग टू हाईली रिस्की सिक्योरिटीज। तो इसकी जो रिलेशनशिप थी वो बेसिकली वो इसकी यहाँ से प्रूव हो रही है। कोई सवाल अभी तक? कोई क्वेश्चन, एनीथिंग? कोई सवाल इसमें कुछ समझ में ना आई हो? ठीक है, चलें तो विल एंड अप हियर। नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अटेंडेंस में आपकी ले लेता हूँ।